नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र और आज सुबह से लगातार हम आपको नतीजों को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि इन 5 राज्यों में आखिर चल क्या रहा है। जो होना था वो तो हो गया। मतदान के दरमियान वोटर्स ने अपने वोट जो है वो मतदान पेटी में डाल दिए, लेकिन आज सुबह से जब ये मतदान की पेटियां खुली हैं तो किसके पाले में क्या कुछ पड़ रहा है, किधर क्या कुछ असर दिख रहा है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो, असम की हो, पुडुचेरी की हो, तमिलनाडु या केरलम, किस पार्टी के खाते में कितने सीट्स गए हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। सबसे ऐतिहासिक जीत जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिलते हुए नजर आ रही है, उसके पीछे की कहानी लगातार सुबह से हम समझा रहे हैं। लेकिन अब ये चर्चा जो है वो अपने आप में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस चर्चा में हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पास अपना एक अलग अनुभव है, जिनके पास अपनी एक एक्सपीरियंस है, जिनके पास राजनीति को लेकर अपनी एक समझ है, पहल है, तमाम चीजों को लेकर ये बातचीत करते रहते हैं। सर स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में चैनल। तो लेकिन सर ये आप खा क्या रहे हैं सर? देखिए, आज मैं जब एनालिसिस करने बैठा तो मुझे लगा कि इतने चुनावों में हम लोग एनालिसिस कर चुके, इतने देखा है कि पहली बार किसी चुनाव में झाल मुड़ी जैसा बहुत जो व्यंजन है बड़ा सामान्य चीज का, उस झाल मुड़ी ने पूरी सत्ता को बदल दिया। झाल मुड़ी ने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया। जिस बंगाल को पाने के लिए बीजेपी पिछले कई साल से प्रयास कर रही थी, नहीं आ पाई, उस पश्चिम बंगाल को झाल मुड़ी की दम पर बीजेपी ने बड़ा हथियार। तो आप भी खाइए ना राघवेंद्र जी, मैं एक प्लेट हो दीजिए। झाल मुड़ी के स्वाद के साथ आज सर है, और झाल मुड़ी के स्वाद के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप भी लीजिए, झाल मुड़ी लीजिए। कैसा स्वाद है झाल मुड़ी का, हम खाकर इसके बाद इस चर्चा को शुरुआत करेंगे। सर अभी जो हम स्वाद आ रहा है पश्चिम बंगाल का, बिल्कुल वही मैं बात आपसे कहने वाला था कि 10 रुपए का झालमुड़ी जो है पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से खरीद के खाया, और देखिए ना उसके 20 गुना रिजल्ट जो है माफ कीजिएगा वेस्ट बंगाल में सर देखने को मिल रहा है। 200 पार का आंकड़ा जो नारा दिया था अमित शाह ने कि अब की बार 200 पार पश्चिम बंगाल में वो लेकर जाएंगे, तो इसमें झालमुड़ी का सर कितना योगदान रहा? नहीं, झालमुड़ी का योगदान देखिए, वो तो निश्चित रूप से जिस तरह उस दिन प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाए माहौल बना, पर मुझे लग रहा है कि जो सामाजिक मैसेज गया, वो मजदूर वर्ग जो दिन भर ठेला चलाता है, वहां पर रिक्शे हाँकता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खा सके, तो वो झालमुड़ी खा करके 10 रुपए 20 रुपए का झालमुड़ी लिया और उसको खा के वो पानी पी लेता, अपना उसका काम चल जाता है। बीजेपी का मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बड़े सलीके से, अमित शाह जी ने बड़े सलीके से टारगेट किया। ये सर टीवी का दिखाने का बात था कि झालमुड़ी खा, पर मुझे लग रहा है कि टारगेट क्या हुआ, वो वोटर, वो मजदूर वर्ग का वोटर जो भारतीय जनता पार्टी या किसी का नहीं है, लेकिन उसने देखा कि एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर झालमुड़ी खा करके आगे काम कर रहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि राघव वो प्रभावित हुआ, और उस वोटर ने ही जाकर के जब दबाया है बटन बीजेपी के पक्ष में, तो स्वाभाविक रूप से उसी का परिणाम आज हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। 10 रुपए का झालग्राम में झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाया, उसका स्वाद भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सर जरूर मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि आंकड़ा 200 के पार है। लेकिन आसान नहीं होता है अजय सर, क्योंकि जो हाईली रिच्ड कल्चर्ड स्टेट होते हैं, ममता बनर्जी चट्टान की तरह वहां खड़ी थी, उनकी अपनी पकड़ थी, 1.5 दशक से ज्यादा समय हो गया, 15 साल का वक्त उनको हो गया। उस चट्टान को माझी बनकर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से काटा, क्या हुआ ये हम सब देख रहे हैं, नतीजे सबके सामने, लेकिन कैसे हुआ इस पर मैं चाहता हूं कि आप देखिए। मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपसे शुरू में बात कही कि इस बार वोटिंग परसेंट आप देखिए 90 के लगभग गया दोनों पश्चिम बंगाल की हर दोनों रिदम में, पहले पेज में सेकंड पेज में। तो मुझे लग रहा है कि वो जो टारगेटेड वोट था, जो माइग्रेट करता है बार बार चुनाव के समय, कई बार वो गांव चला जाता है, 2 महीने कुछ नहीं मिला गांव चलाता है, इस बार बीजेपी ने उस वोटर को माइग्रेट नहीं होने दिया, और जो बांग्लादेशी आते थे उनको रोकने की कोशिश तमाम केंद्रीय बलों के दम पर की गई, जो कई बार अपोजिट पार्टियों का वोट बैंक होता था। तो मुझे लग रहा है कि सारा परिणाम उसी के दम पे अमित शाह की जो स्ट्रेटेजी थी, उस वोटर को माइग्रेशन रोकना, जो वोटर बिना किसी दबाव में, बिना किसी बहकावे के, बिना किसी उकसावे के वोट देता है, और झालमुड़ी वाला जो वोटर था वो जुड़ा और वो वोट माइग्रेट करके बिहार, उत्तर प्रदेश जो चला जाता था, वोटर भले यहाँ का था लेकिन वो गया नहीं और उसने वोट डाला, और इसीलिए देखिए कि 90% वोटिंग हुई, और 90% वोटिंग से इसका मतलब है साफ साफ है कि मजदूर वर्ग का वोटर, आम आदमी का वोटर गया और उसने उस बदलाव को अपने से महसूस किया। बीजेपी ने इस बार, और अच्छी बात जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, कि बीजेपी ने एक अच्छी बात इस बार ये की कि ममता जी के खिलाफ निगेटिविटी के साथ काम नहीं किया। बिल्कुल, जो पिछले चुनाव में होता था, ममता को टारगेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार नरेंद्र मोदी खुद जब चुनावी रैलियों में थे तो वो भी ममता और दीदी का नाम लेने से बच रहे थे, वो अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। वही मैंने कहा कि बीजेपी
या अमित शाह जी हों चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अग्रेशन के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं गए और यही बात वहाँ के मतदाता को पसंद आई। और ऐसा कई बार हम चुनाव में देखते, देखिए इसके पहले भी तमाम चुनाव हुए, राहुल जी ने कुछ बोल दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सोनिया जी ने कुछ बोल दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो कितनी छोटी सी बात, मणिशंकर अय्यर की छोटी सी बात कितना बड़ा बवाल मच गया। और इस बार बीजेपी ने वो सावधानी बरती और मजदूर वर्ग को, यानी मजदूर से मेरा कहने का मतलब वो मतदाता जो बहुत आम होता है, जिसको सिर्फ अपनी सुविधाओं से मतलब होता है, उसको जोड़ने की कोशिश की झालमुड़ी जैसे उसके बहाने से, और वो जुड़ा, उसी का परिणाम आज हम सबको दिखाई पड़ रहा है। मतलब कनेक्टिविटी जो था कि जो निचले लोग हैं, जो डाउन, जो मतलब धरातल के लोग हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, जो परेशान एक तरह से कह लें, जो कहीं ना कहीं त्रस्त हो गए थे ममता बनर्जी से, उनको कनेक्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि राजनीति के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, वो कितने बड़े फैक्टर रहे? क्योंकि आप भी बात वो कह रहे थे, लगातार स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, वो कौन से बड़े फैक्टर थे? अमित शाह अपने आप में एक बड़ा फैक्टर जरूर हो सकते हैं। 15 दिन का विशेष प्रवास उन्होंने, खुद बंगाल में थे, लगातार 24 घंटे रात भर जग के स्ट्रेटजीज बूथ लेवल पर काम करना, ये तमाम बड़े फैक्टर्स क्या इस रिजल्ट में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त? राघव, एक बड़ा वसीम बरेलवी साहब का बहुत खूबसूरत शेर है, आपको भी बड़ा पसंद है, जैसे देखा मैंने, कि राहें कहां बदलती हैं किसी के वास्ते, अपने आप को बदल सको तो चलो। 15 चुनावों में बीजेपी ने राहों को बदलने की कोशिश की, इस बार बीजेपी ने अपने आप को बदल लिया। और देखिए बीजेपी टारगेट तक पहुंच गई, मंजिल तक पहुंच गई। और निश्चित रूप से अमित शाह की रणनीति जो थी वो स्वाभाविक रूप से काम आ गई। एक तो निगेटिविटी के साथ आगे मत बढ़ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिस पर काम किया। दूसरा कि उस सिस्टम में खामियां कहाँ हैं। देखिए अभी भी आप देखिए कि जो विषय था, चाहे बांग्लादेशियों का माइग्रेशन हो, वो हिंदू वाले वोट थे, या फिर वो सिंगूर जगह जहां से ममता बनर्जी का उत्थान हुआ था, जिस सिंगूर टाटा का जो फैक्ट्री लग रही थी, उसके आंदोलन के बाद ही ममता बनर्जी हीरोइन बनी वहां पर और पब्लिक फिगर बन गई, और वहां पर भी आप कोई काम नहीं हुआ तो बीजेपी ने उसको टारगेट किया। पूरी रणनीति के साथ एक बनाई गई। और निश्चित रूप से इसमें अमित शाह जी का लगातार वो टच में रहे। उन्होंने इस बार पिछली 2 चुनाव में जैसे कैलाश विजयवर्गीय को बिठा दिया गया, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, क्या होता है बड़े नेता जब बैठते हैं तो उससे माहौल जरूर बनता है, लेकिन कई बार हंगामे में हकीकत दब जाती है। इस बार बीजेपी ने हंगामा नहीं किया ताकि, और हकीकत दबी नहीं। जो भी फैक्ट फाइंडिंग वहां से, मुझे लगता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग वहां से आ रहे, चाहे वो कितने वोटर काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, वो, और दूसरी बात वो सब सिस्टम को एनालाइज करते रहे खुद अमित शाह। आज भी देखिए, मुझे कल भी मैंने देखा तो अमित शाह लगातार 15-16 घंटे बीजेपी के वार रूम में बैठे रहे। ये स्ट्रेटेजी, एक मैसेज गया कार्यकर्ता में, और बीजेपी का कार्यकर्ता वहां लगा, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जो मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा ममता दीदी का जो खेल था वो खेल खेला में नहीं बदल पाया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी चाह रही थी कि जो उनका मुकाबला है जिन पार्टियों से, जिन लोगों से, वो फिर वही हिंदू और मुस्लिम पर जाएंगे, और उस पर नहीं जा पाए, और बीजेपी की रणनीति सक्सेस हुई। दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा था, मुझे लग रहा है कि एक चीज हम जो बार बार भूल रहे हैं, हुमायूं कबीर का जो एक्शन था, हुमायूं कबीर का जो कदम था, मुझे लग रहा है वो बीजेपी को फायदा दे दिया। बीजेपी चाहे माने, ममता जी माने, लेकिन ये तय है कि फायदा बीजेपी को मिला है हुमायूं कबीर की ओर से। क्योंकि देखिए अभी भी जहां जिन सीटों पर हुमायूं कबीर ने किया उन सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ है। एक पोलराइजेशन जो बीजेपी का अपना वर्किंग कल्चर है, बीजेपी का अपना स्टाइल है, वो वहां दिखा, और वही पोलराइजेशन जो है उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन सीटों पर स्वाभाविक रूप से तमाम बातें हुई, और उन सीटों पर बीजेपी को काफ़ी कुछ बहुमत मिला है। ममता बनर्जी अगर उसका साथ में थी या नहीं थी आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर ममता जी को वो नुकसान कर गया हुमायूं कबीर का कदम। चलिए ठीक है, एक खबर आ रही है, बड़ी खबर है, वो उसका रुख कर लेते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। बंगाल के रुझानों में भाजपा सरकार बनती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब बंगाल में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। रायपुर भाजपा कार्यालय में भी जश्न की झलक देखने को मिल रही है। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटनी अब शुरू कर दी हैं। कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, बधाई के नारे गूंज रहे हैं, और ये स्वाभाविक है सर, क्योंकि अगर बात सिर्फ बंगाल की नहीं, असम में भी देख ले तो एक दशक के बाद, 10 साल के बाद ये तीसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रही थी, उसमें कामयाबी भी हुई है। लेकिन बंगाल ऐतिहासिक जीत, क्योंकि सर 1950 के बाद लगातार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि उसमें सेंध मारी जाए, और अब कामयाब हुई है। 6 तस्वीरें पहले हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, राजधानी दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रायपुर, तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं में साफ
तौर से जश्न का माहौल, उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बंगाल में तो रसगुल्ला बट रहा होगा सर, लेकिन ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत कितनी बड़ी होगी और इसका जो आगामी लोकसभा चुनाव है सर उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। अब अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, प्रधानमंत्री अमित शाह जी हो या बाकी लोग जो वहां पे हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना ये करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे, आपने जिन सपनों के साथ वहां के मतदाता का दिल जीता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी कि समस्याएं खत्म नहीं होंगी वहां पर। पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल की जो जोग्राफिया है, जस्ट जोग्राफी बनी हुई जिस तरह की, उस तरह में मुझे लगता है दिक्कतें आएंगी। बांग्लादेश से माइग्रेशन आना लगातार बना रहेगा। बाकी जो समस्याएं वहाँ की हैं, मजदूरों को काम न मिलना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ कम होना, ये सारी चुनौतियाँ आपको बहुत परेशान करेंगी। और इन चुनौतियों से जूझने के लिए बीजेपी को गैर सियासी ढंग से काम करना पड़ेगा। और चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, बाकी लोग हों, एक बड़ा पैकेज वहाँ लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी पहली बात मुझे लग रहा है कि उस पर शायद फैसला शाम तक हो जाएगा कि जो सराउंडर्स हैं वहाँ पे, जो जहाँ से माइग्रेट लोग होके आते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों में हों या बांग्लादेश से हों, ये इनको रोकने के लिए व्यवस्था अगर करती है सरकार, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। सबसे बड़े पॉलिटिकल बदले की भावना से काम करने की वजह सरकार को ये करना पड़ेगा, नई सरकार को, कि इस पर रोका जाए। और बाकी जगहों से मूलतः पश्चिम बंगाल की जिसकी बात ममता दीदी करती थी, मानिस माटी, वहाँ पर उस पर बात करनी पड़ेगी नई सरकार को। और नई सरकार अगर वो सब करती है तो मुझे लग रहा है कि एक नए तरह का बंगाल हमको कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा। सेंट्रल इलेक्शन पर इसका असर सर, क्योंकि बंगाल को जीतने की कोशिश इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वहां के जो वोटर्स से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, 3 फिर 77, लेकिन अब 200 का आंकड़ा पार, तो इससे 2029 का इलेक्शन प्रभावित होगा कहीं ना कहीं? नहीं, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से ये सारी रणनीति बीजेपी की उसी चुनाव को लेकर के है। 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा को, उसकी रणनीति उसी की बन रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो जीत है पश्चिम बंगाल की, देखिए असम में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, पश्चिम बंगाल बड़ी चुनौती बनी थी। पश्चिम बंगाल में जो जीत है वो स्वाभाविक रूप से एक ऐतिहासिक जीत इसलिए कही जा सकती थी कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का टारगेट कोई आज से नहीं था। इसके पहले देखिए आप, ममता बनर्जी के पहले कांग्रेस हुआ करती थी या ज्योति बसु जी की सरकार हुआ करती थी। लेफ्ट जिस इलाके में लेफ्ट था, वही मैंने फिर आप शुरू में जो बात कही थी कि मजदूर वर्ग का वोटर, उसको बीजेपी ने शायद उसके हार्ट को पकड़ लिया और वहीं से बीजेपी आगे उठी है। क्योंकि देखिए उस स्टेट में लगभग 27 साल तक लेफ्ट की सरकार रही, चाहे ज्योति बसु जी अकेले, क्योंकि वामपंथ जितने भी हैं, चाहे ये कोई भी पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या एलडीआरएफ हो, ये सब वामपंथ जितने माने जाते हैं ये मजदूरों के लोग माने जाते हैं। और उनको साधा, और वही लगातार, और ममता बनर्जी ने वही कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी बाद में धीरे से उन तमाम सियासतदानों के साथ हो गई जो अलग तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन सर लेफ्ट की बात आपने कही तो केरलम की तरफ जरा सा रुख करते हैं। 140 सीटें हैं, 31 एलडीएफ के खाते में, यूडीएफ 90, बीजेपी को जरूर एक सीट मिल रहा, वहां अदर्स एक पे है। लेफ्ट का एक दौर था सर जब वामपंथी बड़े बड़े नेता होते थे, एक आपसे अगर लेकिन चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका पहले रुक कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि टीएमसी नेताओं के घर न जाएं। कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की जा रही है। बंगाल में नारेबाजी से दूर रहने को कहा गया है। बंगाल में माहौल न बिगाड़ने की सलाह दी गई है। रुझानों के बीच शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, क्योंकि पता है भारतीय जनता पार्टी को कि बंगाल में चुनाव के दरमियान भी, और अभी जो तस्वीरें कुछ घंटे पहले आई थी, किस तरह से आसनसोल में तोड़फोड़ की तस्वीरें थी, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ये निर्देशित कर रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, उनके आवाज से दूरी बनाए रखें, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि बीजेपी को अब पता है कि सरकार उनकी वहां बन रही है, उनका नया मुख्यमंत्री वहां होगा, इस बीच कोई माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर केरल का रुख हम लोग कर रहे थे, लेफ्ट को लेकर बातचीत चल रही थी। एक दौर था जब लेफ्ट के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन एक स्टेट जो केरल अपने आप में बचा हुआ था, हालांकि बंगाल में भी थोड़ी बहुत उनकी शाख जरूर थी, वो भी वहां से मिट गई जब ममता बनर्जी ने 2011 के बाद अपनी सरकार बनाई। लेकिन क्या लग रहा है, क्यों, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि लेफ्ट के नेता या लेफ्ट की जो पार्टी है वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहा है? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियों में अगर बात की जाए तो जो नेशनल पार्टियां, राघवेंद्र को छोड़ करके जो बाकी पार्टियां बनती हैं, वो कई बार नेताओं के फेस के दम पर चलती हैं। लेफ्ट भी अपने तमाम नेताओं के फेस पे दम पर चला। अब देखिए उतना बड़ा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं बचा है लेफ्ट का। ज्योति बसु जी चले गए, भट्टाचार्य जी चले गए, प्रकाश काराट जी के बारे में कोई पता नहीं है। और आप समझिए कि जितने बड़े नेता थे वो सबके सब
चले गए और पी विजन जैसे नेता उभरते हुए नेता हुआ थे, लेकिन पी विजन भी अब उतना पावरफुल नहीं रह पाए। तो मुझे लग रहा है इसका नुकसान होगा। और बाकी देखिए चाइना में, रसिया में, जहाँ से इनको मदद मिला करती थी, लेफ्ट को माना जाता है कि बाहरी उन इलाकों से मदद मिलती है जहाँ पर लेफ्ट का शासन है, तो बहुत सारी मदद मिलना बंद हो गई। सर वो एग्जिट पोल्स इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स इस एग्जैक्ट पोल से पहले दिखाए गए थे केरलम को लेकर, उसमें सेम चीजें वही है, सिर्फ केरल के साथ नहीं बल्कि तमाम जो राज्य हैं, एग्जिट पोल जो थे वही एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित हुए थे। और मुझे याद है कि एग्जिट पोल से पहले जब हम लोग बैठे हुए थे तो आपने भी कुछ अपने एग्जिट पोल्स, आपने अनुमान भी बताए थे। उन अनुमानों से आपको क्या लगता है कि आज का जो रिजल्ट है, मुझे तो लग रहा है क्योंकि जो आपने उस दिन बात कही थी उसी से मिलता जुलता सारी तस्वीरें जो है आज रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे याद है कि मैं उस दिन हम आप बात कर रहे थे, मेरे मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों कि जो समीकरण बन रहे थे लगभग 165 सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खाते में जाएंगी, लगभग वो आंकड़ा पहुंच रहा है। दूसरा मुझे लग रहा था कि असम में लगभग 98 से 100 सीटें, 101 सीट का मैंने कहा था आपसे, वो असम में मिल जाएंगी। और हाँ, थोड़ा सा आंकड़ा हमारा गड़बड़ाया है जाकर के, क्योंकि टीवी के इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा तमिलनाडु में, वो नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि इसके पहले जितने भी ये थे फिल्मी सितारे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी पहली बार में नहीं रही, लेकिन थलपति विजय कुमार जी ने तो मजा बांध दिया। इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है सर? क्योंकि देखिए तमिलनाडु में टीवी के शुरुआती रुझान में ऐसा लग रहा था कि कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां की खासकर जो युवा थे वो बदलाव चाहते थे, और वहां के जो एक्टर्स हैं जनता उनको सराखों पर बिठा कर रखती है, भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती है वहां। क्या ये बड़ा रीजन रहा या वाकई युवा जो बदलाव चाहते थे उसकी वजह से ये तस्वीर जो टेली, मुझे लग रहा है कि इसके पहले भी जो हुआ, देखिए अब वो कहानी खत्म हो गई जो किसी जमाने में एमजी राम जिसने की, जिस कहानी ने या जिस माहौल ने एमजी रामचंद्रन साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसने जयललिता मैडम को मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिसने करुणानिधि को मुख्यमंत्री बनवा दिया, या एनटीआर की सरकार बना दी। लेकिन अब थोड़ा सा एक लीडरशिप की बात करता है, भरोसे की बात करता है। मुझे लग रहा है कि वहां के युवाओं में जो बदलाव चाहते थे टीवी के नाम पर, क्योंकि वो पॉलिटिशियन पर्सन नहीं है, तो लोगों को लगा कि नॉन पॉलिटिकल पर्सन अगर सत्ता में आता है तो वो भरोसे पे खरा उतरेगा। और दूसरा बात, फिल्मी दुनिया के बड़े वो बादशाह हैं, धन धान से संपन्न हैं, तो ऐसा शायद वहाँ के युवाओं को, तमिलनाडु के युवाओं को लगा होगा कि वो व्यक्ति जो पॉलिटिक्स का नहीं है तो कुछ दिन तो गैर पॉलिटिकल काम करेगा, जो वादा किया है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल गेम नहीं करेगा, उस वादे के मुताबिक काम होगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सबके सब वो टीवी के साथ चले गए। और निश्चित रूप से टीवी के की जो जीत है वो बड़ी चौंकाने वाली है, बड़ा उलटफेर है, क्योंकि इस लेवल तक हम लोग भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। हमको भी लग रहा था कि डीएमके और टीवी के दोनों मिलकर सरकार बना सकते, भले साथ में नहीं लड़ रहे हैं, पर डीएमके इतनी बुरी तरह पिछड़ेगी, डीएमके 3rd पोजीशन पर जा रही है, इतना बुरा हाल होगा ये नहीं उम्मीद थी। लेकिन टीवी की इतना बढ़िया हाल होगा ये भी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। पर मुझे लग रहा है जो आप बात कह रहे हैं राघव, कि युवाओं ने ये भरोसा जताया है, और शायद वो भरोसा इसलिए है कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति कुछ दिन बेहतर काम करके दिखाएगा। और इसी के कारण ये जो सरप्राइज आंकड़े जो हैं वो तमिलनाडु से निकलकर सामने। अब सर थोड़ा असम की तरफ चलते हैं, क्योंकि असम को भी समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से जरूर वहां है, लेकिन वहां भी तमाम बड़े मुद्दे थे। घुसपैठियों का मामला था, असामियों का मामला था, और अहोम समुदाय का एक विशेष मुद्दा था जिसको कांग्रेस लगातार टारगेट कर रही थी, और इस समुदाय के लोग कांग्रेस के साथ थे जरूर। उसके बाद क्षेत्रीय पहचान की जो बात थी वहां थी, नेतृत्व और विकास की बात थी, और विपक्षी गठबंधन वहां भी मजबूत जरूर, क्योंकि कांग्रेस 15-20 साल राज कर चुकी है असम में, उनका गढ़ रहा है, उसको भी सेंध करके भारतीय जनता पार्टी वहां आती है। लेकिन इस बार जो रिफ्लेक्शन हुआ है असम में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे व्यक्तिगत तौर पर लागू लगता है कि एक चीज को हेमंता बिस्वा शर्मा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और पूरी बीजेपी ने, एक तो बीजेपी ने कांग्रेस से लाए हुए व्यक्ति को, हेमंता कांग्रेस से आए थे, और उन पर भरोसा जताया, उनकी रणनीति पर भरोसा जताया, उन पर भरोसा करने के साथ उन पर विश्वास ऐसा किया। और दूसरी बात कि एक चीज़ और आप देखिए कि पिछले लगातार हम लोग अब देखते थे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई हंगामा होता है तो हंगामे का सेंटर पॉइंट असम हुआ करता था। बिल्कुल, गुवाहाटी हो, चाहे दिसपुर हो, चाहे कोई जगह हो। और लेकिन धीरे धीरे हेमंता जी ने उसको अब आप समझिए कि त्रिपुरा में कुछ हो रहा है या अभी मणिपुर में कुछ हो रहा है तो वो वहाँ का मामला बन जाता है, वो असम तक अब उसका सेंट्रल पॉइंट असम नहीं बन पाता। तो इसका मैसेज उद्योगपतियों के लिए, जनता के लिए, तमाम लोगों के लिए ये मैसेज को देने में कामयाब रहे कि असम जो है एक अलग तरह का राज्य है, असम डेवलपिंग राज्य है, असम लोगों का राज्य है, ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यालय जैसा भी है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की तमाम जो हंगामे, नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या, उनसे अलग हटके मुख्य दबाव कह सकते हैं कि देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की मुख्य धारा में असम को उन्होंने जोड़ा, और शायद ये फायदा उनको मिलता, उसी का फायदा उनको मिलता दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात जो घुसपैठियों की, वो
ममता बनर्जी की तरह या बाकी राज्यों की तरह जो घुसपैठ का मामला उसको बिल्कुल हेमंता जी ने पूरी ताकत के साथ रोका। और दूसरी बात कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपना ली, अगर वो एंटी कांग्रेस खड़े हुए, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एग्रेशन के साथ बात की तो आखिरी दम तक उसी मुद्दे पड़े रहे। और मुझे लग रहा है कि एक दमदार लीडरशिप, एक दमदार नेता, एक शानदार नेता की जो छवि बनाने की उन्होंने कोशिश की, उसमें वो कामयाब हुए और वही बीजेपी को उस पूरे चुनाव में फायदा दे गया। चुनाव के दरमियान हालांकि उनके बयान को लेकर जरूर वो चर्चा में रहे, लेकिन फिर भी जीत उनके पाले में नजर आ रही। लेकिन सर, इन चुनावों के बीच, क्योंकि देख लें अभी से 10-20 दशक के, आप मतलब 30-40 सालों से पहले अगर हम उठाकर देखें, इतिहास उठाकर देखें, तो क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व जो है वो नजर आता था। लेकिन अब जिस तरह से सेंट्रल इस तरह से जो रिफॉर्म आ रहे हैं, स्टेट्स में सेंट्रल लीडरशिप की जो बातें बढ़ रही हैं, डबल इंजन की सरकार जो बातें होने लगी हैं, उससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनके वर्चस्व पर कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें, बिहार में देख लें, अभी देखिए जैसे बंगाल में हमारी चर्चा हो रही थी तो टीएमसी को भी निपटा दिया गया। तो रीजनल पार्टियों के वर्चस्व पर खतरा बरकरार है क्या इस तरह के चुनावों के बीच? देखिए, रीजनल पार्टियां जिस तरह से खड़ी हुई तो उन्होंने उस एजेंडे के पे जिस आगे बढ़ी, चाहे आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, या असम में देख लीजिए, असम गण परिषद बनी थी, उसके बाद प्रफुल्ल महंतो वगैरह काम करते थे। तो ये सारी पार्टियां रीजनल में जो बनी थी, रीजनल के मुद्दों को, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बनी थी और सरकार चली। लेकिन बाद में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए उन लोगों ने उस क्षेत्रीयता को वहां की सामाजिकता, धार्मिकता, सहिष्णुता में बदल दिया और वो नुकसान भारतीय राजनीति को, भारत के पूरे भारतवर्ष को हुआ। देखिए, असम में अगर हम बात करें तो असम में देखिए, असम गण परिषद जैसी पार्टियां थी, आसू जो बनी थी, असम स्टूडेंट यूनियन जो थी, आसू की सरकार मिलकर बनी थी, प्रफुल्ल महंतो सीएम बने थे। उन लोगों ने कुछ दिन जिंदा रखा अपने आप को, लेकिन फिर वो नहीं चल पाए। लेकिन बाकी जगह, चाहे वो लालू यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार जी की जनता दल यू हो, या वहाँ पर आप बिहार में देखिए उनकी पार्टी हो, अखिलेश जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो ये, और उसके बाद मायावती जी की पार्टी थी और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ। तो बाद में ये जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जातीयता और धर्म पे चली गई। वो कुछ उनको तो फायदा दे गया, लेकिन पूरे देश को नुकसान हुआ। और मुझे लग रहा है बीजेपी ने उसी रिदम को तोड़ा है कि जातीयता और धर्म से या क्षेत्रीयता से देश नहीं चलता, देश एकजुट होकर चलता है। जब आप क्षेत्र की बजाय, राजनीति की बजाय, धर्म की बजाय एक सामान्य बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो देखिए चाहे जहां बीजेपी ने काम किया, चाहे बिहार में उसने आरजेडी को और जेडीयू को, दोनों को खत्म किया और इसके रामविलास पासवान की पार्टी को खत्म किया। वही उसने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को खत्म किया, बाकी छोटी छोटी पार्टियों को खत्म किया। लेकिन ये मैसेज दिया कि डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए। वही असम में हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हुई। वही देखिए आप महाराष्ट्र में शिवसेना को उसने खत्म किया। चलिए, इस वीक सर रोटर बच चुका है हमारा, एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का रुख करते हैं। बंगाल की 5 और सीटों का हाल बता देते हैं दर्शकों को। भवानीपुर में ममता 13,842 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी 8,702 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहरामपुर में रंजन 5,669 वोटों से पीछे चल रहे हैं। रेजी नगर में हुमायूं कबीर, जिसकी बात कर रहे थे सर, 32,738 वोटों से आगे चल रहे हैं। पानीहाटी में भाजपा उम्मीदवार 10,000 वोटों से आगे हैं। ये तमाम बड़े 5 हॉट सीट वेस्ट बंगाल के, जहां सबकी नजरें टिकी हुए थे और उसके रिजल्ट्स इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी जरूर भवानीपुर से आगे चल रही है, आगे और पीछे का जो है वो आंकड़ा लगातार चलता रहा था उनके और शुभेंदु अधिकारी के बीच। लेकिन बंगाल में काउंटिंग के दौरान बवाल की भी तस्वीरें आ रही है। राज्य में कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीर सामने आई है। कुछ बिहार में झड़प, सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज किया। चुरुलिया में आगजनी की घटना भी सामने आई है। चुरुलिया में टीएमसी ऑफिस में आगजनी की खबर सामने आ रही है। सर, क्या ये तस्वीरें जो इस वक्त वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, उसकी उम्मीद पहले से थी कि क्या चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, आप दूर रहिए टीएमसी के लोगों से, लेकिन आगजनी की तस्वीर, तोड़फोड़ की तस्वीर चुनाव, मुझे लग रहा है बीजेपी की लीडरशिप को ये अनुमान था कि उनके कार्यकर्ता भी करेंगे तो ये बात बढ़ जाती है और इसीलिए बीजेपी ने इसको पहले ठान लिया। लेकिन ममता बनर्जी लगातार वो कह रही कि अभी आखिरी राउंड में हम जीतेंगे, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल, देखिए ये कहा जा सकता है कि चुनाव का नतीजा आ रहा है, अभी काउंटिंग चल रही है, इंतजार कर दिए। ममता बनर्जी ने जिस
घमंड के साथ, जिस प्राउड के साथ, जिस उत्थान के साथ वो बात कही कि अभी 70 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और बीजेपी हमको आने नहीं दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से अगर कलकत्ता से हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जो कार्यकर्ता बैठा है उसको तो लगेगा ना कि बीजेपी जानबूझ के कर रही है, जो दीदी सही कह रही है, तो वो उसका रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि बड़े नेताओं को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए ऐसे शांतिपूर्ण माहौल पे। और मुझे लग रहा है अगर ये कहा जाएगा कार्यकर्ताओं से आप शांति बनाए रखिए, दोनों अपील करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत नियंत्रण में रहेगी। नहीं तो ये हालात बंगाल में अभी और बिगड़ सकते हैं। भाजपा कितना भी कहे, लेकिन काउंटर रिएक्शन होगा और काउंटर रिएक्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों हाथ से ताली बजेगी तो आवाज जोर से आएगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रुझानों में बीजेपी को बंगाल में 2/3 बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस माहौल के बाद भावुक हो गए हैं। परिणाम देखकर विजयवर्गीय के आंखों में आंसू आए। बंगाल की जनता ने जवाब दिया है। विजयवर्गीय ने यह बात कही है। 2016 और 2021 में बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय बनाए गए थे। बीजेपी को उस समय 194 सीटें और टीएमसी को इस समय 93 सीटें मिल रही हैं और देश के खाते में 6 सीटें हैं। लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय की जो तस्वीर सामने आई है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार रुझानों पर, विजयवर्गीय के आंखों में आंसू झलक आए हैं। क्योंकि 2021 में और 2016 में वो बंगाल के प्रभारी बनाकर भेजे गए थे और उस समय शानदार प्रदर्शन जरूर नहीं रहा उस तरह, लेकिन 2021 में 77 सीटें जरूर आई। उसमें विजयवर्गीय का एक अपना योगदान रहा। देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और आपको सुनवा भी देते हैं क्या कुछ विजयवर्गीय कह रहे हैं। तो जब ये आंख में आंसू के भावुक तस्वीरें के बाद ये 2 तस्वीरें और, क्योंकि उत्साह तो विजयवर्गीय के अंदर भी है। सर देख रहे हैं ये तस्वीरें विजयवर्गीय को 2016 और 2021 में इनको प्रभारी बना के जरूर भेजा गया था। उसके बाद तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि इस चुनाव में आखिर क्यों न गए, एलिगेशंस लगाए कि ममता बनर्जी की सरकार इनको पकड़ लेगी, इनको जेल में डाल दिया, तमाम तरह की बातें थी। लेकिन ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही है सर, भावुकता की तस्वीर? निश्चित रूप से ये बड़ी तस्वीरें, जो कि कैलाश विजयवर्गीय मेरे अभिन्न मित्रों में से एक हैं और 2016 में जब प्रभारी बनाए गए तब भी और 2021 में जब प्रभारी बने तब भी, दोनों में प्रभारी बनने के पहले उनसे लंबी चर्चा हुई थी क्या रणनीति रहेगी और उन्होंने जो आशंकाएं व्यक्त की थी वो सच साबित हुई। क्योंकि ममता बनर्जी, जो मैं आपसे कह रहा था तभी कि बीजेपी ने पहली बार स्ट्रेटजी के साथ पहली बार माइग्रेशन रोका बॉर्डर पर और उस वजह से जो ऊधम हो सकता था वो नहीं हुआ। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी थे तब ऐसा खेल नहीं हो पाया था। बीजेपी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी कि वो जो बॉर्डर से लोगों का आना जाना था, वोटर का छांट बांट थी तो वो नहीं हो पा रही थी। निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत मेहनत की, गाँव दौड़े, गली गली घूमे। उस कैलाश विजयवर्गीय को जो इंदौर का महापौर, मध्य सरकार में नंबर 2 का कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद भी उसको कभी एक सिपाही नहीं लगता था सिक्योरिटी के लिए, आज उस व्यक्ति को सीआईएसएफ का घेरा बना के चलता सिक्योरिटी का, इस स्थिति में पहुंचा दिया। निश्चित रूप से उनकी आंखों में आंसू आना इस बात का तय है कि उनको लग रहा होगा कैलाश विजयवर्गीय को कि निश्चित रूप से आज ये दिन जो देख रहे हैं इसकी उम्मीद उन्होंने की थी, उन्होंने खपा दिया अपने आप को। वो तमाम इल्जाम अपने ऊपर झेल लिए, आरोप प्रत्यारोप के इल्जाम झेल लिए। वो कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप आए जो आरोप कभी उन पर लगते नहीं थे। उन जैसे दबंग नेता के साथ तमाम बातें हुई वहाँ पर और वही आज उनको आंखों में आंसू ले आया होगा। जी बिल्कुल। और ये भावुकता भरी तस्वीर आज बनती भी है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से 2016 और 2021 में मेहनत की थी सर, उसका परिणाम शायद 2026 में उनको मिल रहा होगा। इसकी अनुभूति वो कर पा रहे होंगे। बात चाहे कुछ भी हो, तस्वीरें चाहे कुछ भी हो, नतीजे अब साफ है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नतीजे अब साफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब कोई नया मुख्यमंत्री बंगाल के सिंहासन पर बैठेगा। और ये सिंहासन का खेला सर, जिस तरह से इसकी शुरुआत मैं चाहता हूं कि उस पर भी आप अपनी बात रखें, क्योंकि जिस टाइटल के साथ हम जा रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन, एक यूनिक सा रिएक्शन इस पर मैं आपसे चाहता हूं क्योंकि एक यूनिक नाम रहा है सिंहासन का खेला। ये सर इसका आइडिया सर कहां से है? देखिए निश्चित रूप से हम बार बार जब बात कर रहे थे, हम आप हमारे सहयोगी पायल ये सब बैठे हुए थे, जब बात चली, अनंत जी हमारे सहयोगी, जो बात चली तब ये हुआ था कि भाई वहाँ खेला होगा, सिंदूर खेला। हम लोगों ने ये पहले हम तय कर रहे थे कि जब कोई जीतेगा हारेगा तो तय हुआ कि पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला होता। हमने वो किया, वहीं से करते करते पर हमने तमाम नाम लिए, फिर हमको सबको हम सब मिले थे और हम लोगों को पसंद आया कि सिंहासन का खेला हो सकता है वहाँ पर। और सर खेला हो गया है, और खेला इस तरह से हुआ कि बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी। और अंत में फिर वही वसीम बरेली की बात आ जाती है कि राहें कहाँ बदलती हैं किसी के वास्ते, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। और जब उन्हें बदल लिया, चल पड़े, तो सब कुछ बदल गया।
सब कुछ बदल गया, तस्वीरें बदल गई और हालात और जज्बात दोनों बदल गए ममता बनर्जी और टीएमसी के, क्योंकि अब उनके खाते में जो बहुमत का आंकड़ा था वो तो अब बिल्कुल नहीं है। 15 साल जरूर जिस जीत की बात हम लोग कर रहे थे सर, उस जीत पर एतबार करने की बात ममता बनर्जी कर रही थी, लेकिन वो जीत इस बार जीत में बिल्कुल मौसम की तरह बदल जाते हैं उसके त्योहार, उस पर ये जिद की सब मुझ पे एतबार करें, लेकिन इस बार कितनी बार करेंगे। लेकिन इस बार साफ तौर से जनता ने कहा कि ना भाई ना, इस बार दीदी से नहीं हो पाएगा। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ है, एक तरफ मायूसी है, मातम है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न है, उत्साह है, रंगों का त्योहार है, उनके लिए महोत्सव है आज, क्योंकि पश्चिम बंगाल को भेदने की कोशिश 1950 के बाद, और बंगाल महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के इसलिए क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक हैं, उनका गृह है, उनका घर है वहां, और इस वजह से भी उनके सम्मान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल को जितना आवश्यक था, और आज उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी ने भेद लिया है। पुडुचेरी, इसके साथ ही असम और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बात और आगे चलने का कि मुझे लग रहा है कि आपने जब बात की तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो भी वहां के थे उन पर भी याद किया, जनगण मन लिखा हुआ उनका है। वंदे मातरम को जिस तरह बीजेपी सरकार ने हाईलाइट किया, इसके पहले भी वंदे मातरम हम लोग सुनते आ रहे, राष्ट्रगान के रूप में उसको राष्ट्रगीत के रूप में मानते आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत का जो दर्जा किया, जो सम्मान दिया, मुझे लग रहा है उसने भी थोड़ा बहुत डाला होगा। बिल्कुल, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, और उसी का नतीजा बंगाल में उसको जरूर मिला है। असम में एक बार फिर से अपने उस पूरे सिंहासन को बचाने की कोशिश में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बनती आ रही है। केरल में जरूर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सोचने और समझने और परखने की, मंथन और चिंतन करने की फेज में है। आगे देखने वाली बात होगी अगले चुनाव में क्या होगा। तमिलनाडु में टीवी के जिस तरह से उभर कर आई उस पर भी चर्चा की, और बड़े शानदार तरीके से अजय सर ने समझाया कि किस तरह से पहले भी फिल्मी सितारों ने वहां अपना रंग दिखाया है। ये तमाम 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अब सामने है। महज कुछ घंटों में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हर एक सीट का हर एक विश्लेषण हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस खास चर्चा जिसकी शुरुआत हमने झालमुड़ी के स्वाद से की, उस झालमुड़ी का स्वाद हालांकि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल गया है। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी आपसे जुड़ते रहेंगे लगातार। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।